नमस्ते। और आज के इस नए डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हर बार की तरह हमारे एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। आज हम जिस विषय पर गोता लगाने वाले हैं वो हमारी जिंदगी के सबसे आम लक्ष्यों में से एक से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो आज के समय में हम सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर ही रहा है। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का आधार है संदीप चौहान की साल 2026 में प्रकाशित हुई एक बहुत ही चर्चित किताब द 8 लॉज ऑफ ग्रोथ। हमारे पास इस किताब के नोट्स और कुछ बेहद दिलचस्प अंश हैं जिनका हम आज विश्लेषण करेंगे। और हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ इस किताब की समरी देना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इस डीप डाइव का मुख्य मिशन ही ग्रोथ या विकास के उस स्थापित विचार को चुनौती देना है जिसे समाज आमतौर पर सिर्फ बड़ा होना, ज्यादा कमाना या तेजी से आगे बढ़ना मानता है। हम ये समझेंगे कि असली विकास वो नहीं जो बस फैलता जाए, बल्कि वो है जो बिना टूटे टिक सके। बहुत खूब। ये जो बिना टूटे टिकने वाली बात है ना, ये इस पूरी किताब की जान है। हाँ, तो इस बात को शुरू करने के लिए मैं एक बहुत ही सरल एनालॉजी या कहें एक उदाहरण देना चाहूंगी। एक गुब्बारे को लगातार फुलाने की कल्पना कीजिए। हाँ, जो हम बचपन में अक्सर करते थे। हाँ, तो आप उसमें जितनी हवा भरेंगे वो उतना ही बड़ा, चमकदार और शानदार दिखेगा। हम इंसानों की फितरत है कि हम इस बड़े होते आकार को देखकर बहुत खुश होते हैं, जश्न मनाते हैं। सही बात है, हम उसे कामयाबी मान लेते हैं। बिल्कुल, हम इसी फैलाव को विकास या ग्रोथ मान बैठते हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, अगर उस गुब्बारे का रबर उस अंदरूनी दबाव को सहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, वो हवा अंदर जाती रहेगी, रबर खिंचता रहेगा और फिर एक बिंदु पर आकर वो गुब्बारा एक भयानक आवाज के साथ फट जाएगा। एकदम से सब कुछ खत्म। और यही वो डरावना सच है जिस पर संदीप चौहान ने अपनी किताब के पहले हिस्से में फोकस किया है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वो गुब्बारा फटता है ना, तो अक्सर बाहर खड़े लोग बड़े हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि यार, ये अचानक कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ इतना शानदार दिख रहा था। बिल्कुल, जबकि असलियत यह है कि समस्या उस फैलाव या हवा भरने में थी ही नहीं। समस्या उस दबाव को सहने की क्षमता में थी। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर चीज जो बाहर की तरफ फैलती है, वो अंदर की तरफ एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक तनाव पैदा करती है। और संदीप चौहान की ये किताब कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है ना, जो बस आपको और मेहनत करो या और बड़ा सोचो जैसे खोखले नारे दे। एकदम नहीं। ये सिस्टम थिंकिंग पर आधारित एक बहुत ही ठोस संरचनात्मक ढांचा है। चौहान का एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा कड़वा सिद्धांत है, विकास विस्तार नहीं है। विकास विस्तार नहीं है। हाँ, वो आगे कहते हैं कि ये विस्तार को बिना उस ढांचे को तोड़े सहने की क्षमता है जो उस विस्तार को सहारा देता है। ये बहुत ही वैज्ञानिक नजरिया है सोचने का। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि जिसे हम सफलता मानकर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो असल में विस्तार नहीं है। तो फिर जब कोई कंपनी रातों रात बहुत बड़ी हो जाती है या कोई इंसान अचानक बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो वो क्या है? बाहर से देखने पर तो यही लगता है कि उनका शानदार विकास हो रहा है, लेकिन चौहान इसे द इल्यूजन ऑफ ग्रोथ यानी विकास का भ्रम कहते हैं। अच्छा, तो वो इसे भ्रम क्यों मानते हैं? देखिए, जब एक सिस्टम, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था, बहुत तेजी से फैलता है, तो उसे उस फैलाव को संभालने के लिए नई ऊर्जा और नए नियमों की जरूरत होती है। अगर बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं है, तो वो भारी दबाव को अंदर ही अंदर जमा करने लगता है। समझ रही हूँ। इसके लिए लेखक ने एक बहुत ही बेहतरीन टर्म इस्तेमाल किया है, अक्यूमुलेशन इन डिस्गाइज, यानी भेष बदलकर इकट्ठा हुआ तनाव। भेष बदलकर इकट्ठा हुआ तनाव, ये सुनने में थोड़ा डरावना है। इसका मतलब है कि जो बाहर से हमें एक अचीवमेंट की तरह दिख रहा है वो असल में बिना सुलझी हुई समस्याओं का एक ढेर है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत सफल रेस्टोरेंट है। उनका खाना इतना मशहूर हो जाता है कि मालिक एक ही साल में 10 नई शाखाएं खोल देता है। हर जगह खबर है कि रेस्टोरेंट की ग्रोथ हो रही है। हाँ, सब कहेंगे कि बिजनेस तो कमाल कर रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? उनकी जो सप्लाई चेन है वो चरमरा रही है, शेफ बहुत ज्यादा थके हुए हैं और खाने की क्वालिटी धीरे धीरे गिर रही है। बाहर से विकास है, लेकिन अंदर से ये थकान और अव्यवस्था का जमावड़ा है। ओहो, मतलब अगर ये बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं हुआ तो ये विकास सिर्फ एक टली हुई अस्थिरता बनकर रह जाएगा। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है।
अगर ग्रोथ का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना या बड़े नतीजे लाना नहीं है और इसमें इतना जोखिम है, तो लोग बिना नतीजों की परवाह किए और ज्यादा के पीछे क्यों भागते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमारे समाज के ढांचे में छिपा है। हम लोग और ज्यादा के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि हमारा समाज केवल दिखने वाले नतीजों का जश्न मनाता है। मतलब जो सामने है बस वही बिकता है। हाँ, हम किसी कंपनी के रेवेन्यू, किसी के फॉलोअर्स या किसी के प्रमोशन को आसानी से नाप सकते हैं। हम तालियां बजाते हैं क्योंकि ये चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन हम उस छिपे हुए तनाव को नहीं नाप सकते। जो उन चीजों को हासिल करने में सिस्टम पर पड़ रहा है। बिल्कुल। और चौहान की लेखन शैली की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो भावनाओं या मोटिवेशन पर बात नहीं करते, वो सिस्टम की स्थिति पर बात करते हैं। उनका साफ मानना है कि हर नया विकास सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ता है। मतलब विकास स्वाभाविक रूप से चीजों को अस्थिर करता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक शांत तालाब में एक बड़ा पत्थर फेंकना, लहरें उठेंगी ही और पानी का संतुलन बिगड़ेगा ही। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने, एकदम सही। और चूंकि लहरें उठेंगी तो इस असंतुलन को मैनेज करने के लिए कड़े नियमों की जरूरत होती है। सिर्फ अच्छे इरादों से काम नहीं चलता। हाँ, अगर गुब्बारे में हवा भरनी है तो रबर के खिंचाव के भी कुछ नियम होंगे। के दूसरे हिस्से में आते हैं विकास के नियम। चौहान ने 8 ऐसे नियम बताए हैं जो तय करते हैं कि विकास टिकेगा या बीच में ही दम तोड़ देगा। ये नियम वाकई में आंखें खोलने वाले हैं। हम सब हमेशा विकास के फायदों पर बात करते हैं, लेकिन नियमों को भूल जाते हैं। इन 8 नियमों में से एक नियम जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो है लॉ 7, लॉ ऑफ कॉस्ट। कीमत का नियम। हाँ, तो जरा श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ये नियम असल में क्या कहता है? देखिए, लॉ ऑफ कॉस्ट बहुत ही सीधा और मैं कहूंगा निर्मम है। ये कहता है कि हर विकास की एक कीमत होती है जो छुपकर सिस्टम को चुकानी पड़ती है। विकास कभी मुफ्त नहीं होता। मतलब हम जो कुछ भी नया हासिल करते हैं उसकी कोई ना कोई कीमत है। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चौहान चेतावनी देते हैं कि ये लागत हमेशा आर्थिक नहीं होती। असली कीमत ध्यान, समय, समन्वय और ऊर्जा की होती है। इससे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, ये छिपी हुई कीमत असल जिंदगी में कैसे दिखती है? मान लीजिए एक इंसान है जो अपनी नौकरी के साथ साथ एक स्टार्टअप भी शुरू कर रहा है। हाँ, उन्हें लग रहा है कि वो आर्थिक रूप से ग्रो कर रहा है। हाँ, दो जगह से काम चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन उसे जो लॉ ऑफ कॉस्ट चुकानी पड़ रही है वो क्या है? वो है उसकी नींद, उसकी अपनी सेहत पर ध्यान और वो समय जो उसे अपने परिवार को देना चाहिए था। समझ गए। मतलब जो सिस्टम इस अदृश्य लागत का सही आकलन नहीं करते, वो बाहर से तो फैलते जाते हैं लेकिन अंदर से कमजोर पड़ने लगते हैं। एकदम सही। उनका जो कोर है ना, वो खोखला हो जाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और यहाँ से मुद्दा सच में बहुत बहुत दिलचस्प हो जाता है जब हम इन अदृश्य कीमतों से आगे बढ़कर उनके 8वें नियम लॉ ऑफ डिसिपेशन की बात करते हैं। विसर्जन का नियम, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस किताब का। मेरा भी। ये मुझे बहुत हैरान करता है। ये नियम कहता है कि जब कुछ नया जुड़ता है तो कुछ पुरानी चीजों को हटाना या छोड़ना जरूरी होता है। हाँ, लेखक इसे इनविजिबल लीक या अदृश्य रिसाव कहते हैं और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिसाव कैसे काम करता है। हम इंसान हमेशा ये गिनने में माहिर होते हैं कि हमने अपनी झोली में क्या क्या नया जोड़ा। हाँ, हम बस जमा करना जानते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि उस प्रक्रिया में हमें क्या छोड़ देना चाहिए था। जो सिस्टम अपनी पुरानी आदतों या बेकार हो चुकी संरचनाओं को नहीं हटाते, वो नई चीजों के बोझ से पूरी तरह दब जाते हैं। इसे हम क्षमता और लोड के बीच की खाई कह सकते हैं ना? हाँ, अवसर हमारी क्षमता से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं ना? बिल्कुल। इसे समझाने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण आ रहा है। इसे एक पुराने स्मार्टफोन में नए और भारी सॉफ्टवेयर अपडेट डालने से तुलना करके देखते हैं। अच्छा, बताइए। जब कोई नया अपडेट आता है तो हम तुरंत उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अपडेट के बाद फोन का इंटरफेस एकदम नया और चमकीला हो जाता है। यही बाहरी दुनिया के लिए ग्रोथ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि फोन के अंदर का हार्डवेयर यानी उसके असली क्षमता उस नए सॉफ्टवेयर के दबाव को सपोर्ट नहीं कर सकती, तो क्या होता है? फोन हैंग होने लगता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और बैटरी बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। क्या बात है! ये तो एकदम सटीक एनालॉजी है। ये लॉ ऑफ डिसिपेशन को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। शुक्रिया। मतलब अगर आप अपने फोन से पुरानी फाइल्स को डिलीट किए बिना सिर्फ नए फीचर्स डालते रहेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इस हद तक बढ़ जाएगी कि बेसिक काम भी नहीं हो पाएंगे। सिस्टम का फोकस पूरी तरह बिखर जाएगा। हाँ, और वो फोन बार बार हैंग होगा,
और जैसे वो फोन हैंग होता है ना, वैसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और बहुत ही प्रतिभाशाली इंसान भी हैंग होते हैं। वो हर नई जिम्मेदारी को हाँ तो कह देते हैं क्योंकि वो विकास जैसा महसूस होता है। से क्रैश हो जाएगा। अगर कोई लगातार इन नियमों की अनदेखी करता रहे तो क्या होता है? असल जिंदगी में ये क्रैश कैसा दिखता है? ये सवाल हमें सीधे किताब के तीसरे हिस्से की ओर ले जाता है, व्हेन ग्रोथ फेल्स, यानी जब विकास विफल होता है। तो ये विफलता दिखती कैसी है? संदीप चौहान लिखते हैं कि किसी भी सिस्टम में सबसे खतरनाक समय विफलता का नहीं होता, बल्कि वो सफलता का होता है जो विफलता को छुपा लेती है। एक सेकेंड, सफलता जो विफलता को छुपा लेती है, ये तो पूरी तरह से मतलब विरोधाभासी है। हम तो यही मानते हैं कि अगर सफलता मिल रही है तो हम सही रास्ते पर है। सुनने में अजीब लगता है, मैं जानता हूं, लेकिन यही सबसे कड़वा सच है। सफलता एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती है। बाहरी तौर पर सब कुछ शानदार दिखता है, रेवेन्यू आसमान छू रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, सब वाहवाही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस शोरगुल में कोई भी उन छोटी छोटी अनसुलझी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता जो अंदर जमा हो रही हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में कर्मचारियों के बीच संचार की दिक्कतें हैं या ग्राहकों की शिकायतें नजरअंदाज हो रही हैं। क्योंकि मुनाफा तो आ ही रहा है ना। बिल्कुल, जब तक पैसा आ रहा है कोई उन दिक्कतों को ठीक नहीं करता। लेकिन ये अनसुलझा तनाव धीरे धीरे जमा होता रहता है, बिल्कुल एक इमारत की नींव में आ रही दरारों की तरह। किताब साफ कहती है कि कोई भी सिस्टम अचानक रातों रात नहीं टूटता, वो धीरे धीरे खामोशी से टूटता है और फिर एक दिन वो टूटना दुनिया को दिखने लगता है। जिसे लोग फिर अचानक आई बर्बादी मान लेते हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही प्रचलित विचार को चुनौती देना चाहूंगी। आजकल की मॉडर्न स्टार्टअप कल्चर में आपने भी सुना होगा, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, यानी तेजी से आगे बढ़ो और चीजें तोड़ो का मंत्र बहुत मशहूर है। हाँ, सिलिकॉन वैली का फेवरेट मंत्र है ये। बिल्कुल, हर जगह सिखाया जाता है कि अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप काफी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या अनसुलझी गलतियों को नजरअंदाज करके तेजी से भागना वाकई इतना बुरा है? गति का तो अपना फायदा है ना। अगर हम इसे संदीप चौहान के सिस्टम थिंकिंग वाले नजरिए से देखें तो ये धारणा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। कैसे? लेखक तार्किक ढंग से बताते हैं कि तेज गति सिर्फ आपकी प्रगति को नहीं बढ़ाती, बल्कि वो सिस्टम के भीतर मौजूद अस्थिरता को भी उसी गति से तेज कर देती है। ओहो। जब आप बहुत तेजी से भागते हैं तो आप सिस्टम को सुधारने या गलतियों से सीखने का समय खो देते हैं। जो समस्याएं पीछे छूट जाती हैं वो हवा में गायब नहीं होती, वो एक पहाड़ बनाती रहती हैं। मतलब गति हमें अंधा कर देती है। बिल्कुल, और अंततः ये संचय एक अराजकता का जाल या क्योस ट्रैप बन जाता है। चौहान का नजरिया बहुत स्पष्ट है, चीजें तोड़ना तब तक ये रोमांचक लगता है जब तक कि वो चीज, वो पुल ना हो जिस पर आप खुद खड़े हैं। बाप रे, चीजें तोड़ना तब तक अच्छा है जब तक वो पुल ना हो जिस पर आप खुद खड़े हैं। ये एक डरावना सच है ना? जब आप अपना ही बुनियादी ढांचा तोड़ बैठते हैं तो वो गति सिर्फ आपके गिरने की रफ्तार बढ़ाती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असफलता कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है, ये तो एक पूर्वानुमानित परिणाम है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एक स्थिर विकास कैसे डिजाइन कर सकते हैं जो फटे नहीं। और यहीं पर समाधान की बात आती है जो किताब का चौथा हिस्सा है। लेखक ने एक बहुत ही वैज्ञानिक समीकरण पेश किया है, द ग्रोथ इक्वेशन। ये समीकरण क्या है? ये है ग्रोथ इज इक्वल टू कोहेरेंट रेजोल्यूशन विद इन टॉलरेंस कंस्ट्रेंट्स। ये तो थोड़ा तकनीकी हो गया, जरा इसे सरल शब्दों में अनपैक करते हैं। ये कोहेरेंट रेजोल्यूशन और टॉलरेंस कंस्ट्रेंट्स का असल मतलब क्या है? देखिए, टॉलरेंस कंस्ट्रेंट्स या सहनशीलता की सीमाएं वो दायरा है जितना आपका सिस्टम बिना टूटे झेल सकता है, जैसे हमारे गुब्बारे का रबर या किसी इंसान की मानसिक क्षमता। समझ रही हूँ। और कोहेरेंट रेजोल्यूशन या सुसंगत समाधान का मतलब है कि जब आप कोई नई समस्या सुलझाते हैं तो वो इस तरह से होना चाहिए कि वो दूसरी नई समस्याएं पैदा ना करे। मतलब सिस्टम के हर हिस्से को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। एकदम सही, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी क्षमता और आपके सिस्टम की सहनशीलता, इन तीनों में एक परफेक्ट तालमेल होना चाहिए। तो इसका मतलब विकास कोई ऐसा जादू नहीं है जो बस हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसे आज़ादी या अंतिम मंजिल मानने के बजाय हमें इसे एक ऐसी प्रक्रिया मानना चाहिए जिसे लगातार अनुशासन के साथ कायम रखना पड़ता है। विकास एक जिम्मेदारी है, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। और ये बात हमें लेखक संदीप चौहान के पूरे काम की तरफ ले जाती है।
मतलब उनकी ये किताब किसी बहुत बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये किताब उनके उस विशाल ढांचे का सिर्फ एक हिस्सा है जिसे चवानियन इकोसिस्टम कहा जाता है। चवानियन इकोसिस्टम। हाँ, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो भौतिकी, समाजशास्त्र, एआई और मानव मनोविज्ञान को अलग-अलग डिब्बों में रखकर नहीं देखते। वो इन सब को एक ही संरचनात्मक नजरिए से देखते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। मुझे याद आ रहा है, उनके काम के अध्ययन में उनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक का जिक्र है, द 7 साइकोलॉजिकल वेस्ट्स। हाँ, जो मानसिक थकावट के अदृश्य तंत्र को समझाती है। बिल्कुल। और ये देखना सचमुच आश्चर्यजनक है कि कैसे एक ही सिद्धांत कि हर सिस्टम को संतुलन की जरूरत होती है, एक इंसान के दिमाग की थकावट से लेकर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब पर लागू होता है। और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। द 7 साइकोलॉजिकल वेस्ट में वो बताते हैं कि कैसे हमारा दिमाग भी व्यर्थ के विचारों को जमा कर लेता है, जिससे इंसान बिना शारीरिक काम किए भी बुरी तरह थक जाता है। जैसे स्मार्टफोन पुरानी फाइल से हैंग हो जाता है। बिल्कुल वही बात। चौहान विकास को टुकड़ों में नहीं देखते, वो उसे एक पूर्ण प्रणाली के रूप में देखते हैं। तो इतने गहरे विश्लेषण के बाद इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम इन तमाम नियमों और उदाहरणों को समेटना चाहें, तो सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि असली विकास इस बात से नहीं मापा जाता कि कोई व्यक्ति कितनी तेजी से भाग सकता है या कितना बड़ा बन सकता है। वो तो सिर्फ फैलाव है। असली विकास इस बात से मापा जाता है कि वो जो कुछ भी हासिल करता है उसे बिना खुद को खोए कितनी अच्छी तरह से कायम रख सकता है। फैलाव महत्वपूर्ण नहीं है, उस फैलाव के बाद की स्थिरता महत्वपूर्ण है। ये वाकई हमें दुनिया को देखने के लिए एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। अब शायद जब हम किसी की बहुत बड़ी सफलता देखेंगे, तो हम सवाल पूछेंगे कि क्या वो बुनियादी ढांचा उस सफलता का भार उठा सकता है? और शायद यही संदीप चौहान के इस काम का मुख्य उद्देश्य भी है। बिल्कुल। और इस शानदार डीप डाइव के अंत में एक ऐसा विचार है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? जरा सोचने वाली बात है, हम सब ऐसी कौन सी ग्रोथ के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं जो असल में हम पर बिना देखे एक बहुत भारी बोझ डाल रही है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम उस चमकती हुई सफलता के पीछे जमा हो रहे अतिरिक्त बोझ को हटाने के लिए तैयार हैं, या हम भी बस उस गुब्बारे की तरह सिर्फ फैलने और अंततः एक भयानक आवाज के साथ फटने का इंतजार कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो असहज तो करता है, लेकिन इसका जवाब खोजना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, वो भी बिना खुद को तोड़े। एकदम सही। इस विचारों टीजक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। हमेशा याद रखिए कि जो ग्रोथ सामने दिख रही है वो मजबूती दे रही है या सिर्फ आकार बढ़ा रही है। मिलते हैं अगले गहरे विश्लेषण में।